कोविड-19 ड्यूटी में लगे 22 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स का इंश्योरेंस 180 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ये इंश्योरेंस 30 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। 50 लाख के इस इंश्योरेंस में कोविड ड्यूटी में लगे प्राइवेट, सरकारी, रिटायर्ड, आउटसोर्स और ऑटोनमस संस्थानों के हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया है। पिछले 2 साल में इस इंश्योरेंस के तहत लगभग 1905 हेल्थ वर्कर्स के क्लेम का भुगतान भी किया जा चुका है। पंकज जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और तमाम हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने इतनी कोरोना वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं अपनी जान को ताक पर रखकर सेवा की है इस महामारी के दौरान, कैसे फ़ायदा उठाया जाए इस एक्सटेंशन का जो इनको मिला है? बिल्कुल, पहली बात तो भगवान ना करे उन्हें जरूरत पड़े कभी इसकी और उनको फायदा उठाना पड़े, लेकिन ये एक प्रोत्साहन जरूर है। और साथ ही ये है कि ऐसे लोग जो कि सेवा भाव से काम कर रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हो या फिर एनजीओज के लोग भी जो काम कर रहे हैं वो भी इसके दायरे में आते हैं, तो डेफिनेटली इससे उनको एक थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि यदि कुछ उन्हें होता है, वो बीमार पड़ते हैं, तो उस केस में या जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए है तो वो उनका बेनिफिट मिलेगा। तो ये सरकार का डेफिनेटली फैसला अच्छा है, क्योंकि अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है, अभी रिस्क बना हुआ है और ऐसे लोग जो दूसरों की मदद कर रहे हैं उन्हें इस तरह का हेल्प मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स? अगर मुझे आपसे पूछना हो, जिन कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स ने अब तक क्लेम नहीं किया है, तो उनके पास ये 180 दिन का समय है क्लेम करने का? उनके पास समय है, वो अपना क्लेम कर सकते हैं। पहला क्लेम है तो क्लेम ले सकते हैं, जिसका भी ऐसे है। और इसमें गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं अभी लागू हैं, तो इवन जो डेथ हुई है कोरोना के पीरियड में इसके अंदर, उनका क्लेम गवर्नमेंट सामने से उनको अप्रोच भी कर रही है अपना क्लेम लेने के लिए। तो अगर किसी का ऐसा क्लेम पहले का रुका हुआ है तो जरूर वो समय पर उसे क्लेम कर ले। आदित्य, आपकी राय? मैम, ये हमें सैल्यूट करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को कि वो ध्यान रख रहे हैं हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को। उन्होंने उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन भी दिया और अब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कॉलर से पहले गुरु मंत्र तू कॉलर लगा। पिछले 180 दिनों के अंदर हमने देखा है कि 1900 हेल्थ केयर वर्कर्स की जान गई है। गॉड फॉरबिड आगे जाके हमें ऐसा ना देखना पड़े कि किसी भी वर्कर की जान जाए, पर ये यही दर्शाता है कि लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए तो वो पैसे हमारे लव्ड वंस, हमारे फैमिली मेंबर्स को मिले, ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सके। तो हमारी गवर्नमेंट को और हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को सैल्यूट है कि वो ऐसा कदम उठा के सेफ गार्ड कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को। चलिए, ये अहम खबर जो बताना आप सबको काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं सीधा निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी, बताएं आपका आज का निवेशक गुरु मंत्र क्या है? कविता, मैं एक बात कहूंगा कि अक्सर निवेशक सवाल भी पूछते हैं, तो कई बार ऐसा कहते हैं कि ऐसे फंड्स बताइए जिसपे बेस्ट रिटर्न्स मिलें। तो मेरा कहना यह है कि हमेशा आप रिटर्न्स को चेज मत कीजिए, रिटर्न्स के पीछे मत पड़िए, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कीजिए। क्योंकि यदि बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो बना लेंगे, और जरूरी नहीं है। देखिए, ग्रोथ तो चाहिए पैसे की, लेकिन अलग अलग तरह के गोल्स होते हैं और उस तरह से आपकी स्कीम्स होती हैं। तो अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन कीजिए और उस हिसाब से आप निवेश कीजिए। आदित्य, आपका गुरु मंत्र? मैम, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इंश्योरेंस ही आपके पूरे वक्त का भाई है। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपको बीमारी होती है कोई, तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हेल्प करता है। हमने कोविड-19 में देखा है 10 से 15 लाख के क्लेम्स आते हुए हैं, तो इंश्योरेंस बहुत हेल्प करता है उस टाइम पे। और जैसे कि हमने अभी प्रधानमंत्री गरीब योजना के बारे में भी बात की, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है तो अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके फैमिली मेंबर्स को वो हेल्प करता है कॉर्पस, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सके। तो इंश्योरेंस, बोथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ही पूरे वक्त में आपका साथी है।
ऑलराइट, चलिए ये था निवेश का गुरु मंत्र जो हम आपको हर शो में हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए दिलाने की कोशिश करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप इन्हें समझें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इनको लागू करें। लेकिन अब रुक करेंगे एक बार फिर से दर्शकों की ओर, और नितिन हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नितिन जी नमस्कार सर, बताएं क्या हालचाल, क्या करते हैं आप? नितिन, कविता मैडम नमस्कार, दोनों एक्सपर्ट को भी मेरा नमस्कार। जी सर। मैडम मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी उम्र का 50 साल है और मैं रेगुलरली अपना पीपीएफ में इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ पिछले 21-22 साल से, जब से जॉब मिल लगा है मेरे को। ओके। और साथ ही म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्टमेंट भी करते रहता हूँ मैं। तो अभी इन्वेस्टमेंट है नियर अबाउट 14-15 लाख का, जो कि एट प्रेजेंट वैल्यू हो गई है नियर अबाउट 22 लाख समथिंग। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, अभी मेरे पास एवरी मंथ इनकम में कोई इशू नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अगले 10 साल में मेरे रिटायरमेंट के बाद लमसम अच्छा खासा रिटर्न हो, और कौन से फंड है जिसको मैं ड्रॉप करूँ या डिसकंटिन्यू करूँ। ठीक है, गोल वाइज कुछ नहीं है, पीपीएफ में सफिशिएंट अमाउंट है एंड कोई गोल नहीं है। चलिए, रिटायरमेंट ही आपका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गोल है, और आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आपकी सुकून भरी गुजरे, और ये सबसे अहम गोल होता है जीवन का। और सभी को अपनी पहली पे चेक से जो उनको मिलता है ना, पहली बार जब सैलरी मिलती है उससे उनको शुरू कर देना चाहिए रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट, हम तो ये कहते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, अगले 10 साल में आप कह रहे हैं कि आप रिटायर होने वाले हैं, तो कुछ कॉर्पस आपने सोचा है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपके पास रेगुलर इनकम का प्रावधान है, अरेंजमेंट है, बंदोबस्त है, उसके अलावा आपको कितना चाहिए होगा इसी निवेश में से? मैडम मेरा एक्चुअली अपना ये इसकी इनकम भी रहेगी, अपना पेंशन भी रहेगा करीब 40-50 हज़ार का, तो काफी होगा। तो उसके बाद अभी इन्फ्लेशन के हिसाब से अभी एट प्रेजेंट मेरा जो खर्चा होता है नियर अबाउट 35 से 45 हज़ार के बीच में होता है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से गोल रहेगा मेरा, कह सकते हो। मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरे उस टाइम 10 साल बाद कितनी रिक्वायरमेंट होगी, बट नॉर्मल खर्चे हैं ये। चलिए, लेकिन आपका अप्रॉक्सीमेट खर्चा अभी अगर हम 40-45 हज़ार पकड़े, तो रिटायरमेंट के बाद इन्फ्लेशन काउंट करके थोड़ा सा और वो ज़्यादा हो सकता है। मुझे ये जानना है, इन तमाम फंड्स में आपने लमसम इन्वेस्ट किया है, किसी में आपकी एसआईपी नहीं चल रही है? एसआईपी मैडम मैं 3 इसमें कर रहा हूँ, 3 वीकली 3,000 की। डीएसपी मिड कैप फंड में है, यूटीआई मास्टर शेयर में है, और कैनरा रोबेको में है, और एक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। 3,000 की वीकली एसआईपी है, और बाकी लमसम अलग से है ना? बाकी लमसम है, राइट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। पंकज जी, मेरे ख्याल से अब आपके पास पर्याप्त डिटेल्स हैं इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल कविता, जो फंड्स के नाम लिए डेफिनेटली अच्छे फंड्स हैं, और क्योंकि आपकी एज को देखते हुए आपने जो एक्सपोजर लिया हुआ है ज्यादा करके लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर है, और ये सही भी है आपके लिए। लेकिन जो एक सवाल मेरे पास आया था पहले कविता, उसमें एक सैमको फंड का भी उन्होंने जिक्र किया था, तो आप जरा पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास सैमको फ्लेक्सी कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में है? हाँ जी, सैमको फ्लेक्सी फंड भी, फ्लेक्सी कैप फंड भी है मेरे पास। नितिन जी, बाकी फंड्स तो सब अच्छे हैं, सैमको फंड का जहां सवाल है ये, क्योंकि बहुत ही नया है, फरवरी में लॉन्च हुआ था, और दूसरी बात इसका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ 25 स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में है, और साथ ही जो ज्यादा वेटेज है वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में है, तो थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो है। तो मेरी सलाह ये होगी कि इस तरह के फंड से आप एग्जिट करें तो बेहतर होगा। बाकी फंड्स आपके सभी अच्छे हैं, और आपके पास स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं है, तो क्योंकि आपने कहा कि 10 साल का नजरिया है, तो 10 साल के हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक अलग से स्मॉल कैप फंड को इंक्लूड कीजिए, लेकिन यदि आप एक मल्टी कैप फंड इंक्लूड कर ले पोर्टफोलियो में, तो उससे क्या होगा कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ऐसे में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए रहेगी, बाकी फंड्स का जो चुनाव है वो अच्छा है। नितिन जी, कोई सवाल और पूछना चाहते हैं आप पंकज जी को? नहीं कविता जी, ठीक है, धन्यवाद क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए मेरे, थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कमल किशोर साहब। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, कॉल पर फिलहाल हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन इनका सवाल आदित्य के लिए होगा और मेरे ख्याल से इनका सवाल बहुत ही सिंपल सा है। हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े तो हम और डिटेल्स लेंगे, लेकिन 15 साल में इनको बनना है करोड़पति और 50,000 की इनकी आय है और बेसिकली ये अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं। कमल किशोर साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। किशोर साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या करेंगे 1 करोड़ का 15 साल के बाद? 1 करोड़ बच्चे की फीस के लिए, शादी के लिए। अच्छा 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 अच्छा। 50,000 में से अब तक कितना आप निवेश के लिए निकाल पाएंगे? अभी? हाँ, अभी मैं 20,000 पर मंथ निकाल सकता। चलिए बहुत बढ़िया। और केवल एक ही लक्ष्य है ना, बच्चे की पढ़ाई और शादी? शादी तो और थोड़ा सा और समय लगेगा, है ना? हाँ हाँ। चलिए, बहुत क्लियर कट सवाल है इनका। आदित्य, क्या सलाह होगी? 20,000 से ही शुरुआत कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा अमाउंट है ये अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अधिकतर पैसे बचाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि शुरुआत 20,000 से हो सकती है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर अभी भी यंग है, 32 साल की उम्र में वो अपने निवेश की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बधाई हो उनको। पर अब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहने की सलाह रहेगी। अब इनको 1 करोड़ चाहिए 15 साल में। अगर मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूं तो नियरली वो पहुंच जाएंगे विद और 20,000 मंथली SIP। अगर वो हर महीने SIP 20,000 की करेंगे तो वो नियरली 1 करोड़ के गोल पे पहुंच जाएंगे। पर हमें जस्ट वहां पे पहुंचना नहीं है, हमें उस गोल से काफी आगे पैसे कमाने हैं। तो अभी सलाह ये रहेगी कि 20,000 पर मंथ की SIP को स्टार्ट कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे करके 10% से हर साल अपनी SIP को बढ़ाते रहिए। ये हुई पहली बात कि आप SIP 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और 10% से बढ़ाते रहिए। दूसरी बात ये रहेगी कि आप कौन से फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल है, अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल ही सिंपल रखिए। 4 फंड्स हैं, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5,000 कीजिए, पराग पर फ्लेक्सी कैप में 5,000 कीजिए। TSP स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि आप बहुत यंग हैं तो आप स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर भी लीजिए, तो वहां पे 5,000 कीजिए। और मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड्स है, वहां पे भी 5,000 इन्वेस्ट कीजिए। इन चारों फंड्स में आप अभी इक्वल वेटेड SIP कीजिए। धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि आप यंग हैं, आपके सामने 15 से 20 साल की कंपाउंडिंग की स्टोरी है, वो पूरी प्ले आउट करेगी। तो धीरे धीरे करके आप एक्सपोजर लेते रहिए, पर आप डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। मार्केट ऊपर जाएगी तो रिडीम मत कीजिए, मार्केट नीचे जाएगी तो रिडीम मत कीजिए। धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, तो 15 साल में 1 करोड़ का गोल आप आराम से रीच कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। कमल जी कुछ पूछना चाहते हैं आदित्य को? समय लगभग खत्म हो चुका है मेरे पास, लेकिन फिर भी बताएं जल्दी से। मैडम ये फंड के नाम सही सुना ही नहीं दिए मुझे। हम एक काम करते हैं, हम ये जो शो है ना हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आप वहां जाकर अपने फंड के नाम नोट डाउन कर सकते हैं। वरना आप चैनल, हाँ, हमारे चैनल का एक YouTube लिंक है ET नाउ स्वदेश का, और उसमें हम सारे शोज अपलोड करते हैं शो के नाम से। तो आप ET मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढिएगा YouTube की प्लेलिस्ट में, और वहां पर आपको ये मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। और इसी के साथ आदित्य आपका और पंकज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इस खास पेशकश में शामिल हुए, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन मैं आपको छोड़ जाती हूँ उस व्हाट्सएप नंबर के साथ जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाइएगा हमसे ज़रूर। ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपको झटपट अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। नमस्कार।